वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन और ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के वर्किंग के बारे में, वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के वर्किंग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले ट्रांसफार्मर को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में जानना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, मतलब ट्रांसफार्मर का आइडियल फॉर्म क्या है। जब हम किसी चीज को आइडियल कहते हैं तो हम किस चीज को आइडियल कह सकते हैं? अगर हम किसी को कहें कि ये चीज आइडियल है, इसका मतलब क्या है? आइडियल का मतलब होता है लॉसलेस, उसमें किसी भी तरह का लॉस नहीं है, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम बात करें किसी आइडियल सिचुएशन की, इसका मतलब है कि वो लॉसलेस है, वो एररलेस है, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रांसफार्मर के वर्किंग को अच्छे से जानने के लिए ट्रांसफार्मर को हमको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टडी करना पड़ेगा, ताकि ट्रांसफार्मर के वर्किंग को हम आसानी से समझ जाए। ट्रांसफार्मर एक कॉम्प्लिकेटेड स्टैटिक डिवाइस है, तो उसको पहले उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में जानना जरूरी है। तो ट्रांसफार्मर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है? आइडियल फॉर्म कहलाता है। और आइडियल क्या होता है? जिसमें किसी तरह का कोई लॉस ना हो। तो ट्रांसफार्मर का सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? एक आइडियल ट्रांसफार्मर होगा। और आइडियल ट्रांसफार्मर, अब आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होगा? मैंने पहले भी कहा कि आइडियल क्या हो सकता है? जिसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, किसी तरह का कोई एरर नहीं हो, किसी तरह का कोई लॉस नहीं हो, किसी तरह का कोई फ्लॉ नहीं हो, तो उसको हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड लॉसलेस ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर को हम लॉसलेस ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। तो अब उससे पहले क्वेश्चन उठता है कि अब ट्रांसफार्मर में लॉसेस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से लॉसेस को ट्रांसफार्मर से हटा के ट्रांसफार्मर को लॉसलेस बनाया जा सकता है और आइडियल बनाया जा सकता है। तो उसको देखने के लिए हम ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा मॉडल बना लेते हैं। और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होगी, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ट्रांसफार्मर में आप क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे आप एसी वोल्टेज, एसी सप्लाई देते हैं। एसी सप्लाई एक एसी वोल्टेज देते हैं। ये एसी वोल्टेज जो है वो इसमें क्या ड्राइव करता है? एक अल्टरनेटिंग करंट ड्राइव करता है। अब ये अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? फिर यहाँ पे एक फ्लक्स को प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स इस सेकेंडरी से लिंक करके इसमें एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सेकेंडरी ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और फिर आके खुद से खुद में लिंक होकर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जब आपने यहाँ वोल्टेज सप्लाई किया, एक एसी वोल्टेज सप्लाई किया, एसी वोल्टेज में सबसे पहले जो आपने सप्लाई किया वो एसी वोल्टेज ने क्या ड्राइव किया? एक अल्टरनेटिंग करंट वाइंडिंग में ड्राइव किया। अब ये अल्टरनेटिंग करंट क्या ड्राइव करेगा? एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स ड्राइव करेगा, जो कि फ्लक्स स्टैटिक नहीं होगा, चूंकि वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एक अल्टरनेटिंग करंट ड्राइव करता है, और अल्टरनेटिंग करंट एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स ही ड्राइव करेगा, चेंजिंग फ्लक्स ही ड्राइव करेगा, स्टैटिक इन नेचर नहीं होगा। तो जब आप यहां एक एसी वोल्टेज देते हैं, एसी वोल्टेज के कारण यहां एसी करंट आता है, तो और इस एसी करंट के कारण यहां एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स आता है, ये भी एसी इन नेचर होगा। तो ट्रांसफार्मर में, और उसके बाद इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं वो देखना हमें। तो लॉसेस क्या क्या होंगे? सबसे पहले आपने यहां वोल्टेज सप्लाई किया, एसी वोल्टेज, उसने इसमें एक करंट ड्राइव किया, एसी करंट। जब करंट इस वाइंडिंग से होके पास करेगा, तो वाइंडिंग किस चीज का बना होता है? किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का बना होगा, मोस्ट ऑफ इन कॉपर वायर का बना होता है। तो ये कॉपर वायर, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वाइंडिंग, इसके पाथ में एक ऑब्स्ट्रकल पोज करेगा नहीं करेगा? जूल हीटिंग I²R। तो वो क्या होगा? लॉस होगा। तो इस वाइंडिंग में इस करंट के कारण एक लॉस होगा। जब हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे, इसमें करंट आएगा, और करंट के पाथ में वो वाइंडिंग जो ऑब्स्टकल पोज करेगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसमें उसके कारण वाइंडिंग में एक लॉस होगा। तो उस लॉस को हम क्या कहेंगे? वाइंडिंग लॉस। क्या कहेंगे? वाइंडिंग लॉस। अब चूंकि वाइंडिंग किस चीज का बना होता है? कॉपर का बना होता है। तो वाइंडिंग चूंकि कॉपर का बना है, तो वाइंडिंग लॉस को वी कैन मोस्ट ऑफन से अ कॉपर लॉस। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉपर लॉस। तो इसको हम कॉपर लॉस भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या उठता है? अब कॉपर लॉस, वाइंडिंग लॉस तो हो गया। अब नेक्स्ट उठता है कि इस करंट के कारण अब कोर में फ्लक्स आएगा। अब फ्लक्स किस नेचर का होगा? मैंने आपको पहले भी बता दिया कि क्योंकि वोल्टेज आप एसी सप्लाई दे रहे हैं, उसके कारण करंट जो है वो एसी है, और फ्लक्स भी एसी है, स्टैटिक इन नेचर नहीं है, स्टेबल, वो स्टेशनरी फ्लक्स नहीं है, चेंजिंग नेचर का फ्लक्स है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स है। तो जब वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स इस फेरोमैग्नेटिक ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, एक लोहे का कोर होता है, एक आयरन का कोर होता है, जिसको हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेट कहते हैं। तो जब वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स इस फेरोमैग्नेटिक कोर से, इस आयरन के कोर से बार बार चेंज करेगा, इसके सरफेस से बार बार बदलेगा, तो इसके सरफेस पे क्या प्रोड्यूस होगा? एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा एडी करंट। तो इसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा, चूंकि फ्लक्स बार बार इसके सरफेस पे
लोहे के सरफेस पे, सॉफ्ट आयरन कोर पे बार बार बदल रहा है, तो फ्लक्स किसी भी सरफेस से जब लिंकिंग फ्लक्स बार बार चेंज होता है तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है जिसको हम एडी करंट कहते हैं। तो इसके सरफेस पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के एडी करंट ऑलवेज एडी करंट का स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है, तो इसके स्ट्रक्चर पे एक सर्कुलर करंट्स प्रोड्यूस होंगे जिसको हम क्या कहेंगे, एडी करंट्स कहेंगे। और इस करंट के कारण क्या होगा, ट्रांसफार्मर का कोर जो है, ट्रांसफार्मर का सरफेस जो हीटेड हो जाएगा, क्योंकि इसके सरफेस से बार बार फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसके कारण उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, एडी करंट। तो इस एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम कोर को क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं, इस तरीके से उसको थिन स्लाइसेस में ब्रेक कर देते हैं और इसको हम बोलते हैं लैमिनेशन। इसको कहते हैं लैमिनेशन या लैमिनेटेड कोर। तो कोर को लैमिनेट क्यों करते हैं, इसी एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कोर को हम लैमिनेट करते हैं। तो दूसरा लॉस क्या हो गया, एक एडी करंट लॉस। तो ये हो गया एडी करंट लॉस। अच्छा, अब आपने मैग्नेटिक मटेरियल में और क्लास 12 में भी हिस्टैरिसीस लॉस पढ़ा होगा कि जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से या आयरन कोर से फ्लक्स बार बार रिवर्स करता है तो एक तो एडी करंट प्रोड्यूस होता है जो हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा उसमें हिस्टैरिसीस लॉस होता है। आपने मैग्नेटिक मटेरियल में भी अभी पढ़ा होगा, 12th क्लास में भी पढ़ा होगा हिस्टैरिसीस लॉस, जिसमें आपने रिटेंटिविटी पढ़ा होगा, कोरेसिविटी पढ़ा होगा। तो इस पूरे हिस्टैरिसीस लॉस को मैं पूरे एक लेक्चर में आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं आपने इस चीज को 12th क्लास में भी पढ़ रखा है और अभी मैग्नेटिक मटेरियल में भी पढ़ा है। तो हिस्टैरिसीस लॉस को केवल अभी ब्रीफली मैं डिस्कस कर लेता हूं कि जब किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कोई फ्लक्स रिवर्स करता है, बार बार चेंज करता है उस सरफेस से, तो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस क्रिएट होता है। तो अब दूसरा लॉस एडी करंट लॉस के बाद क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस। अब ये दोनों लॉस, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, किस कारण से हो रहा है, चेंजिंग फ्लक्स के कारण हो रहा है, फ्लक्स के चेंज होने के कारण हो रहा है। और हो कहां रहा है, क्या ये वाइंडिंग में हो रहा है, नहीं, ये हो कहां रहा है, इस कोर में हो रहा है। तो इस एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को हम कॉम्बाइंडली कौन से लॉस में कंसीडर करेंगे, इसको हम कोर लॉस में कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया कोर लॉस, मतलब ट्रांसफार्मर में वाइडली दो लॉस हो गए, वाइंडिंग में करंट के कारण होने वाला लॉस, कॉपर लॉस, और दूसरा इस करंट के कारण जब इस मैग्नेटिक कोर में, इस मैग्नेटिक मटेरियल में, सॉफ्ट आयरन कोर में फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो फ्लक्स के चेंज होने के कारण, चेंजिंग नेचर के कारण उसके सरफेस पे एक सर्कुलर करंट्स इंड्यूस होंगे जिसको एडी करंट कहेंगे। उसको मिनिमाइज करने के लिए हम कोर को लैमिनेट करते हैं, थिन स्लाइसेस में ब्रेक करते हैं। दूसरा, जब फ्लक्स बार बार चेंज होगा तो उसमें हिस्टैरिसीस लॉस प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों लॉस, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। इसलिए ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है, वो सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है। तो ये दोनों लॉस, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, जो चेंजिंग फ्लक्स के कारण हो रहे हैं, हो कहां रहे हैं, एक्चुअली कोर में हो रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर में दो लॉसेस हो गए, कॉपर लॉस जो कि वाइंडिंग में होने वाला लॉस है और करंट के कारण होने वाला लॉस है, दूसरा कोर लॉस जो कि चेंजिंग फ्लक्स के कारण फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाला लॉस है। क्लियर है, ये दो लॉसेज आपको क्लियर हो गए। अब तीसरे लॉस की बात करते हैं कि जब इसमें फ्लक्स फ्लो करता है, आपको पता है कि जब करंट जो है किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से, इलेक्ट्रिकल सर्किट से पास करता है, तो उसके पाथ में, करंट के पाथ में एक ऑब्स्टकल पोज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक सर्किट में। उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो करता है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में वो मैग्नेटिक मटीरियल एक ऑब्स्टकल पोज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे करंट के पाथ में ऑब्स्टकल पोज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। उसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में मैग्नेटिक मटेरियल जो है, जो ऑब्स्टकल पोज करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, रिलक्टेंस। उसको हम क्या कहेंगे, रिलक्टेंस। तो जब इसमें आपने करंट दिया और करंट के कारण इसमें फ्लक्स आया, तो फ्लक्स के पाथ में ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक मटेरियल, ये फेरोमैग्नेटिक कोर ट्रांसफार्मर का एक ऑब्स्टकल पोज करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो वो भी एक तरह का लॉस है। वो ऑब्स्टकल, चूंकि हम आइडियल केस पढ़ रहे हैं, इसमें किसी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए, किसी तरह का एरर नहीं होना चाहिए। तो यहां इसके पाथ में जो ऑब्स्टकल हो रहा है, उस ऑब्स्टकल को हम क्या कहेंगे, रिलक्टेंस। कोर के मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में कोर जो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसको हम कहेंगे रिलक्टेंस। तो अब ये तीन तरह के बेसिक लॉसेज हैं। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में होने वाला लॉस, जो कि वाइंडिंग लॉस, या चूंकि वाइंडिंग कॉपर का बना होता है तो उसको कॉपर लॉस। कोर में होने वाला लॉस जो कि चेंजिंग फ्लक्स के कारण हो रहा है, उसके दो पार्ट हैं, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस, दोनों को कंबाइंडली हम कोर लॉस कह रहे हैं। तीसरा, फ्लक्स के पास करने के कारण इसमें मैग्नेटिक मटेरियल या कोर जो है, जो उसको ऑब्स्टकल पोज कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, रिलक्टेंस। ये तीनों तरह के लॉस, चाहे वो वाइंडिंग में हो रहा हो, होने वाला कॉपर लॉस हो, कोर में होने वाला एडी करंट या हिस्टैरिसीस लॉस हो, या
कोर के ऑब्स्टकल के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स को ऑब्स्टकल पोज करने के कारण रिलक्टेंस हो। ये तीनों एक तरह के ड्रॉबैक्स हैं। इन ड्रॉबैक्स को अगर हम हटा देते हैं ट्रांसफॉर्मर से, तो ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या बन जाएगा? आइडियल बन जाएगा। वो आइडियल केस कंसीडर होगा ट्रांसफॉर्मर का। तो इन तीनों लॉसेस को, कॉपर लॉस को, कोर लॉस को और रिलक्टेंस को अगर हम क्रॉस कर दें इस तरीके से, तो अब इन तीनों लॉसेस को अगर हमने हटा दिया, नाउ वी हैव अ ट्रांसफॉर्मर कॉल्ड आइडियल ट्रांसफॉर्मर, अ लॉसलेस ट्रांसफॉर्मर। तो नाउ अगर इन तीनों लॉसेस को माइनस कर दिया हमने, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर माइनस लॉसेस, that gives you a ideal transformer। तो अब मैं ब्रीफली आपसे डिस्कस करूंगा एजम्पशंस ऑफ द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के आइडियल होने के लिए एजम्पशंस क्या है? पहला, कोर लॉस इज जीरो। कोर लॉस इज जीरो। कोर लॉस में दोनों आ जाएंगे, एडी करंट और हिस्टेरिसिस, दोनों लॉसेज आ जाएंगे। एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए लैमिनेशन करते हैं, और हिस्टेरिसिस जो ये आपको लैमिनेटेड कोर दिखता है, और हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। दूसरा, वाइंडिंग में होने वाला लॉस जीरो हो तो कॉपर लॉस इज जीरो, कॉपर लॉस इज जीरो। और तीसरा क्या बताया मैंने कि मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में जो ऑब्स्टकल पोज कर रहा है ये कोर या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मर का, उसका रिलक्टेंस मतलब उसका रेसिस्टेंस, ऑब्स्ट्रकल क्या होगा? जीरो होगा। तो इसका मतलब रिलक्टेंस इज जीरो। अच्छा, रिलक्टेंस जीरो होने का क्या मतलब? कि कोर की परमिएबिलिटी, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस जीरो हो गया, तो इसका मतलब उसका कंडक्टेंस क्या हो गया? रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस जो दो चीजें हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। रेसिस्टेंस जो ऑब्स्टकल है, और कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का उल्टा है, क्योंकि किस एक्सटेंट पे अपने भीतर से करंट को अलाउ कर रहा है। उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्किट में क्या है? रेसिस्टेंस की जगह रिलक्टेंस है। तो रिलक्टेंस एक ऑब्स्टकल है, और रिलक्टेंस का उल्टा होगा परमियंस, मतलब वो किस लेवल पे अपने से मैग्नेटिक फ्लक्स को पार करने दे रहा है, को इजिली एक्सेस दे रहा है। तो जिस तरीके से रेसिस्टेंस का उल्टा इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होता है, उसी तरीके से रिलक्टेंस का उल्टा, जस्ट रिवर्स आप उसको मान लीजिए, मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है। तो इसका मतलब अगर रिलक्टेंस जीरो है, इसका मतलब उसकी परमिएबिलिटी कितनी है? जब रिलक्टेंस जीरो है मतलब मिनिमम ऑब्स्टकल है, तो मैक्सिमम अलाउ करेगा। तो मैक्सिमम अलाउ करने का मतलब उसकी परमिएबिलिटी मैक्सिमम होगी, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ द कोर इज इनफाइनाइट। परमिएबिलिटी म्यू इज इनफाइनाइट। मींस ट्रांसफॉर्मर में अगर ये तीन चीजें इनकॉर्पोरेट कर दी जाए, कॉपर लॉस को, पहला कॉपर लॉस को जीरो कर दिया जाए, मतलब वाइंडिंग में किसी तरह का लॉस ना हो, वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग इज जीरो। कॉपर लॉस का जीरो होने का मतलब रेसिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग अप्रोचेस जीरो, वाइंडिंग में किसी तरह का रेसिस्टेंस नहीं होगा। दूसरा, कोर लॉस को जीरो कर दिया जाए, तो कोर लॉस को जीरो करने का मतलब है कि एडी करंट लॉस जीरो हो और हिस्टेरिसिस लॉस जीरो हो। तीसरा, कि उसके पाथ में किसी भी तरह का रेसिस्टेंस ऑफर ना हो, ऑब्स्टकल ऑफर ना हो, उसके लिए रिलक्टेंस हमारा जीरो हो। और रिलक्टेंस जीरो होने का मतलब है कि परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मस्ट बी इनफाइनाइट। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफॉर्मर आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। तो अब इन अजम्पशन के बेसिस पे, इतने अजम्पशन आपने देख लिए, इन अजम्पशन के बेसिस पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। तो अब इन अजम्पशन के बेसिस पे हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग लर्न करेंगे। अब हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर वर्क कैसे करता है, लेकिन उस वर्किंग में आपको इन तीनों अजम्पशन को ध्यान में रखना है कि उस आइडियल ट्रांसफॉर्मर में किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। आइडियल है मतलब वो लॉसलेस है, तो लॉसलेस का मतलब उसमें उसके वाइंडिंग में किसी तरह का लॉस नहीं होगा, वाइंडिंग का रेसिस्टेंस जीरो होगा, लॉस वाइंडिंग में रेसिस्टेंस नहीं होगा, तभी तो वो लॉसलेस होगा। उसके वाइंडिंग में किसी भी तरह का अगर रेसिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, तभी तो उसका कॉपर लॉस जीरो होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि कोर में किसी तरह का लॉस नहीं होना चाहिए, कोर में जो लॉस है एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस उसके जीरो होने चाहिए। तो तीसरा, उसके पाथ में, मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ में किसी तरह का ऑब्स्टकल नहीं होना चाहिए, मतलब रिलक्टेंस जीरो होने चाहिए। रिलक्टेंस जीरो होने का मतलब है कि उसकी परमिएबिलिटी, जिस एक्सटेंट पे वो कोर मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने से
पास होने के लिए अलाउ कर रहा है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। इस 3 चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे ट्रांसफार्मर का वर्किंग स्टडी करेंगे। थैंक यू।